Hello friends, welcome in Heal Psycho Lab. Today I am going to start the part 3 of UGC Net Psychology paper 3 का December 2012 paper is there. So ये last part है इसका. Let's start it. Question number 51. Difficulty in deployment of attention can occur in which of the following states? तो वो बात कर रहा है कि अगर हम difficulty find out करते हैं deployment of attention में, तो कौन कौन सी difficulties आ सकती हैं. इसमें इसका आंसर जो होगा वो होगा पहला इंगेजमेंट, कि आप अटेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंगेजमेंट. फिर होता है डिसएंगेजमेंट, ठीक है, कि आप इंगेज है या डिसएंगेज है. और शिफ्टिंग, ठीक है. डिस्ट्रैक्शन इज नॉट देयर. डिस्ट्रैक्शन तभी आता है जब आप अटेंशन पे कर रहे होते हैं, ठीक है. तो आंसर इज 1, 3 एंड 4. क्वेश्चन नंबर 52. देयर आर सम टाइप्स एंड एग्जांपल्स आर देयर. तो कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए, जैसे इन्होंने दिया हुआ इमोशनल. यू पीपल नो व्हाट इज इमोशनल, है ना. when you have some feelings which makes you emotional something, है ना, वो किसी तरह के कभी emotions हो सकता है. So this is about listening to people's problems, caring and reassuring. इसे बोलते हैं emotional. तो that is the P. Okay, now talk about instrumental. So material support, low interest, low medicine etc. This is called that is called instrumental. और अगर आप अप्रेजल की बात करें तो दैट इज अबाउट फीडबैक फ्रॉम अदर्स अबाउट हाउ वन इज डूइंग. मैं अप्रेजल पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके देखा होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अप्रेजल्स मिलता है और उसके बेसिस पे उनके फीडबैक्स जो होते हैं उसके बेसिस पे उनको अप्रेजल मिलता है. यस. एंड सोशलाइजिंग इज अबाउट सिंपल कन्वर्सेशन, रिएक्शन, गोइंग शॉपिंग. तो दिस इज अबाउट सोशलाइज. सो दिस इज अबाउट एस. सॉरी, इसके मैं ऑप्शंस लिखना भूल गई कि कौन सा करेक्ट आंसर है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ. टी का है 2, ठीक है, क्यू का है 4 एंड आर का है 1 और एस का है 3. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. देखिए यहाँ कुछ कोरिलेशंस दिए हैं. कोरिलेशंस को पहले मैं सॉल्व करूँ, मैं आपको पहले कुछ दिखाती हूँ. अब पहले आप एक कोरिलेशन का मतलब समझिए. व्हाट इज कोरिलेशन? देखिए, कोरिलेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कॉज एंड इफेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं. कोरिलेशन का मतलब है कि क्या दो वेरिएबल्स में किसी भी तरीके का कोई रिलेशन है. इट्स नॉट फाइंडिंग. हमेशा याद रखिएगा, कोरिलेशन नेवर फाइंड्स कॉज एंड इफेक्ट. ओके, इट्स जस्ट फाइंडिंग आउट कि इफ देयर एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स और नॉट. हाँ, तो उसी के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं. अब देखिए, जैसे बोला फी कोएफिशिएंट कोरिलेशन, इसका मतलब क्या है? इज वन ऑफ द नंबर ऑफ कोरिलेशन स्टैटिस्टिक डेवलप टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. अब ये देखना चाहता है कि जो दो वेरिएबल है और उनके बीच में जो कनेक्शन है, जो एसोसिएशन है, वो कितना स्ट्रेंथ है उसके अंदर, वो कितना पावरफुल है, कितना किस लेवल तक है. तो फी इज अ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स. तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टेट्स. तो ये नॉन पैरामेट्रिक है. यस. तो वो कह रहा है कि यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स है, इसके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये फाइंड आउट करता है फी कोरिलेशन कोएफिशिएंट. इतना समझ में आया? ठीक है. तो फी इज अ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज इन क्रॉस टेबुलर स्टेबल डाटा व्हेन बोथ वेरिएबल्स आर डिक्थोमस. वे डिक्थोमस का मतलब है जो एक दूसरे से अलग हों. ठीक है. दिस इज अबाउट फी कोएफिशिएंट. एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्पेयरमैन रियो. ये भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, used to measure the strength of association between two variables where the value r1 means a perfect positive relation and r-1 means a perfect negative correlation. देखिए, ऊपर भी वही था, that is a find of a correlation statistic develops to measure the strength of association between two variables. यहाँ पे भी वही है. अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर रहा है कि अगर आपका स्पेयरमैन राव रैंक कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, अगर आपका रैंक कोरिलेशन +1 आ रहा है, इट मीन्स आपका कोरिलेशन बहुत ज़्यादा है. इट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव. लेकिन अगर वो -1 है तो वो कह रहा है कि दिस इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज अबाउट. नाउ टॉक अबाउट द पार्शियल कोरिलेशन. पार्शियल कोरिलेशन जो होता है ना, रिलेशनशिप बिटवीन, देखिए मान लीजिए यहाँ पे 3 वेरिएबल है x, y एंड z. तो वो इन दोनों वेरिएबल्स को स्टडी कर रहा है, इसके होते हुए से इग्नोर करते हुए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैं एनवायरनमेंट का इंटेलिजेंस पे इफेक्ट देखना चाह रही हूँ, क्रिएटिविटी भी मैंने ली है, लेकिन मैंने इसको स्टडी ना करके सिर्फ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दीज टू. दिस इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन. आर यू गेटिंग? So partial correlation is a relationship between two variable x and y while eliminating influence of third variable. आप z को eliminate कर दो या उसको दरकिनार करके, called correlation, but actual regression requires estimation of variance, allow for control of spurious correlation, subtract variance due to z reveals underlying relationship between x and y. तो इसको हम
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन. नाउ टॉक अबाउट द पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन. ये क्या है? एक स्पेशल केस है पियर्सन कोरिलेशन का. इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड डिक्थोमस वेरिएबल. व्हाट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल? कंटिन्यूअस वेरिएबल जैसे हो गया मेल एंड फीमेल, यस. और डिक्थोमस का वेरिएबल मतलब हो गया जैसे येस और नो, जो अपोजिट हो, है ना, एक जैसे ना हो. तो इसमें अगर आपको कंटिन्यूअस वेरिएबल में और डिक्थोमस वेरिएबल में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो उसे बोलते हैं पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. तो अब देखिए फी कोफिशिएंट का मतलब क्या है. यहाँ पे बात कर रहे हैं कोरिलेशन बिटवीन टू डिक्थोमस वेरिएबल, और यही बात हमने पीछे की है. अगर आप देखें तो देखिए ये मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, एंड यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डिक्थोमस की, यस. जबकि स्पेयर में डिक्थोमस की बात नहीं हुई है, तो ये याद रखिएगा. तो फी कोफिशिएंट की बात क्या हो रही है? कोरिलेशन बिटवीन टू डिक्थोमस वेरिएबल. सो आंसर विल बी पी. ठीक है. एंड नाउ टॉक अबाउट द स्पेयरमैन रो. इसने भी एसोसिएशन ही देखा था. ठीक है. कोरिलेशन बिटवीन अ डिक्थोमस वेरिएबल विद अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, सॉरी द आंसर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स मेजर ऑन अ ट्रांसफॉर्म टू ऑर्डिनल स्केल. तो जब ऑर्डिनल स्केल्स पे वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे और टू वेरिएबल्स को मेजर करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पेयरमैन रो. और व्हाई इट इज ऑर्डिनल? क्योंकि स्पेयरमैन बात ही रैंक ऑर्डर की करता है, और जब रैंक ऑर्डर की बात करते हैं तो कौन सा स्केल अप्लाई करते हैं? ऑर्डिनल स्केल. Are you getting my point? There's a 4 type of scale: nominal, ordinal, interval and ratio. The nominal just about the name, it's like labeling. Ordinal it just to make them in a order. Interval giving the interval between the variables, and that is ratio, finding the ratio. तो अगर आप बात करें स्पेयरमैन रो की, तो ये रैंक ऑर्डर की बात करता है, रैंक कोरिलेशन की बात करता है, और वो किस स्केल से आता है? ऑर्डिनल. तो साफ साफ आंसर पता चल रहा है, क्यू का आंसर क्या हो गया? 3. दिस इज अबाउट नेक्स्ट पार्शियल कोरिलेशन की. अभी मैंने बताया पार्शियल कोरिलेशन इज मीन्स दैट कि आप जिन वेरिएबल्स को आपको स्टडी करना उन पे फोकस करके बाकी सारे वेरिएबल्स को इग्नोर कर दो. दैट इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन. तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आर, लेट्स सी कोरिलेशन बिटवीन कोरिलेशन टू वेरिएबल्स आफ्टर रिमूविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रोनियस वेरिएबल. आपने बाहर निकाल दिया उसको, है ना. सो दिस इज अबाउट. तो 4 का आपका क्या हो गया? आर. अब पॉइंट बाय सीरियल का मतलब क्या है? कि जिसमें डिक्थोमस भी हो और कंटिन्यूअस वेरिएबल भी हो. तो कोरिलेशन बिटवीन अ डिक्थोमस वेरिएबल एंड अ कंटिन्यूअस वेरिएबल. एंड आई टोल्ड यू what is continuous or dichthomous variable. Continuous or dichthomous variable is like continuous variable like male and female हो गया, yes. ठीक है. और जबकि dichthomous variables like yes or no, true or false, like that. तो on the basis of answer is A. This is the answer. ठीक है. तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फी कोफिशिएंट वो होता है जो कोरिलेशन फाइंड आउट करता है बिटवीन द डिक्थोमस वेरिएबल. स्पेयरमैन रो जो होता है वो भी कोरिलेशन फाइंड आउट करता है डिक्थोमस में, बट इट टॉक अबाउट्स द ऑर्डर. सो इसमें ऑर्डिनल स्केल यूज होता है. पार्शियल कोरिलेशन जिनको हमें स्टडी करना होता है सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स पे फोकस करते हैं, बाकी वेरिएबल्स को हम आउटर कर देते हैं, पार्शियली हम एक तरीके से रिलेशन निकाल रहे हैं. एंड पॉइंट बाय सीरियल में हमें 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं, कंटिन्यूअस और डिक्थोमस. दैट इज अबाउट. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 54. अब देखिए यहाँ पे ना कुछ पर्सनालिटी अप्रोच दी हुई है और कुछ फिनोमेना दिए हुए हैं, तो लेट्स स्टडी दैट. ठीक है. मैं इसके कुछ आपको वो भी दिखाऊंगी. तो बात करते हैं अगर एनालिटिकल साइकोलॉजी की. ठीक है. दिस इज गिवन बाय कार्ल जंग. देखिए इन्हें ना कार्ल जंग और अल्फ्रेड एडलर को बोला जाता है न्यू फ्रॉइडियन. क्यों कहा जाता है? ठीक है. इसमें एक हॉर्ने भी आ जाता है, कैरन हॉर्ने, और भी कई लोग हैं. ठीक है. आई थिंक आइसनेक भी है. ठीक है. सो दीज पीपल कम्स. एनालिटिकल साइकोलॉजी में क्या होता है कि कार्ल जंग ने ये दिया. अब व्हाट डज इट मीन? आपने आर्कीटाइप्स वगैरह के बारे में सुना होगा कार्ल जंग के बारे में. तो ये सारे न्यू फ्रॉइडियन है, और ये फ्रॉइडियन से अलग हुए थे. पहले फ्रॉइड के साथ ही काम कर रहे थे साइको एनालिसिस पे, बट बिकॉज द फ्रॉइड वाज ओनली फोकसिंग ऑन द चाइल्डहुड थिंग्स एंड द सेक्सुअल थिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डर्स एंड द सो मेनी थिंग्स. So that's why they separated from him and they started a new approach that is called New Freudian. तो मैं कार्ल जंग के पहले मैं आपको बताती हूँ. अच्छा, ये थोड़े से ना मेरे से उल्टे सीधे हुए हैं, तो रिवर्स ऑर्डर में लग गए हैं. तो पहले में ये आएगा. तो अगर आप बात करें जंग की, तो इनका टाइम इतना था और इन्होंने 2 चीज़ों पे बोला था, पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस. तो व्हाट इज पर्सनल अनकॉन्शियस? इट इज एसेंशियली द सेम एज फ्रॉइड वर्जन ऑफ द अनकॉन्शियस. जैसे फ्रॉइड वर्जन का था, जैसे इड. The personal unconscious contains temporality, forgotten information, and as well as
रिप्रेस्ड मेमोरी जो बिल्कुल हमारे अनकॉन्शियस में है, दैट इज अबाउट ही टॉक अबाउट पर्सनल अनकॉन्शियस। ठीक है, उन्होंने पर्सनल अनकॉन्शियस कह दिया उसको। और फिर उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस। इन्होंने कहा कि हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं एज अ स्पीसीज, है ना, अ काइंड ऑफ नॉलेज वी आर ऑल बोर्न विथ, कुछ ना कुछ नॉलेज लेके हम पैदा होते हैं, एंड येट वी कैन नेवर बी डायरेक्टली कॉन्शियस, हालांकि उसके प्रति हम डायरेक्टली कॉन्शियस नहीं होते, एंड इट्स हिज इज अ लेवल ऑफ अनकॉन्शियस शेयर्ड विद द अदर मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज कंप्राइजिंग लेटेंट मेमोरी फ्रॉम अवर एंसेस्टर्स एंड इवोल्यूशनरी पार्ट। तो ऐसी हिडन, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ऐसी हिडन मेमोरी जो हमें अपने इंसेक्टर्स और इवोल्यूशनरी पास्ट से मिली है, उसे बोलते हैं हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस। यानी हमें जेनेटिक रूप में जो है अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मिलता है, हमारा टेम्परामेंट या फिजिकल स्टेट्स एंड वट एवर, जो हमें अपने इंसेक्टर से मिला है, ये टाइम के साथ जो इवेल्युएशन हुआ है उसकी वजह से हमें मिला है, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कार्ल जंग का इतना समझ में आया। अब इन्होंने कुछ आर्केटाइप्स दिए थे, तो इन्होंने बोला कि जब हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस के कंटेंट्स देखते हैं, कंटेंट्स ऑफ द कलेक्टिव अनकॉन्शियस आर कॉल्ड आर्केटाइप्स। ठीक है, तो ये आर्केटाइप्स होते हैं। अब आर्केटाइप जो होते हैं ये एक इमेज एंड थॉट होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, मीनिंग रखते हैं अक्रॉस द कल्चर, विच में शो अप इन ड्रीम्स एंड लिटरेचर, आर्ट एंड रिलीजन, ये यहाँ पे दिखते हैं। तो जनरली तो वैसे उन्होंने 3 टाइप्स के बताए थे, पर एक और था द सेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सोना की। पर्सोना का मतलब आपको पता है, इट्स अ लैटिन वर्ड एंड व्हाट डज इट मीन? इट मींस मास्क। तो कैसे हम पब्लिक फेस बनाते हैं फॉर अ पर्सन प्रेजेंट टू अदर एज समवन डिफरेंट टू हु दे रियली आर, लाइक एन एक्टर। तो जैसा हम समाज में दिखते हैं, सोशल दिखते हैं ना, हम घर में एक अलग प्राणी होते हैं और बाहर जाते हैं तो एक अलग होते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्सोना, क्योंकि हमारा एक सोशल मास्क है। फिर बात करते हैं एनिमा एनिमस की। तो कहता है कि हमारा मेल और फीमेल, हर पर्सन में कुछ मेल या फीमेल साइड होता है। each sex manifest attitude and behavior of the other by virtue of the century of living together। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के एटीट्यूड को मैनिफेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने बताया है कि साइक ऑफ अ वुमेन कंटेन्स मैस्कुलिन एस्पेक्ट। अगर वुमेन एक वुमेन है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अगर मैस्कुलिन एस्पेक्ट दिख रहा है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे एनिमस आर्केटाइप्स। ठीक है, और मैंने इसे याद किया था MAS से, तो काइंड ऑफ अ मैन, दिस इज। तो जब एक वुमेन मैस्कुलिन एस्पेक्ट दिखा रही है, और इसी का उल्टा हो जाएगा, द साइक ऑफ अ मैन कंटेन्स फेमाइन एस्पेक्ट, और जब एक मेल फीमेल एस्पेक्ट दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड अनीमा। और मैंने इसको माँ से याद किया था, माँ इज फीमेल, दैट इज कॉल्ड अनीमा। इतना समझ में आया? नेक्स्ट शेडो। शेडो इज अ कॉमन आर्केटाइप विच इज सिमिलर टू फ्रॉइड्स इड। ये कहते हैं कि भाई कुछ शेडो क्या है, हमारा जो ईवल पार्ट है हमारा, वो है इड। इसको आप सुपर ईगो कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं इड। ठीक है, तो ये कहता है कि भाई हमारा एनिमल अर्जेस और सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं? शेडो। इट इज लाइक अ ईवल पार्ट ऑफ आवर्स। एंड फिर चौथा है द सेल्फ। ठीक है, दिस इज अबाउट कार्ल जंग। एंड नाउ थिंक अबाउट दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन फ्रॉइड एंड जंग। तो इन्होंने दोनों ही एग्जिस्टेंस माना है कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड को, दोनों ही कहते हैं, क्योंकि उसने भी पर्सनल कॉन्शियस और कलेक्टिव कॉन्शियस की बात की, और फ्रॉइड ने तो की है। अनकॉन्शियस माइंड हैव लार्जर स्पेस देन कॉन्शियस माइंड। दोनों का ही कहना है कि हाँ भाई अनकॉन्शियस माइंड जो है वो ज़्यादा, उसका ज़्यादा स्पेस है एज कम्पेयर टू कॉन्शियस। एंड अनकॉन्शियस डिजायर्स डायनामिक एंड एक्टिव, है ना। तो ये डिजायर डायनामिक है और एक्टिव है, और ये ह्यूमन बिहेवियर को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर दिया इन द वे ऑफ ड्रीम्स, मिस्टेक्स एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। ओके, अब व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम? वी यूज रिप्रेशन ओनली फॉर इड इंस्टिंक्ट। यहाँ पे रिप्रेशन का मतलब होता है जब हमें कोई एंजाइटी, कोई थॉट जिससे हमें एंजाइटी हो, उसको हम रिप्रेस कर दे, that is called subconsciously. So Freud but Jung believe that reprets can cause some issues. तो यहाँ पे कहता है कि कन्फ्लिक्शन बिटवीन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। अभी यहाँ पे फ्रॉइड का कहना था कि भाई साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इशू होता है, जबकि जंग अलग ही इसलिए हुए थे कि सब कुछ साइकोसेक्सुअल नहीं है। सो डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू सेल्फ आर्केटाइप। ठीक है, और ये कहते हैं कि ये सेल्फ आर्केटाइप्स होते हैं, उसकी वजह से होते हैं। पर्सनल अनकॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की इन्होंने, जबकि फ्रॉइड ने नहीं की। तो यहाँ पे कुछ अजम्पशन है, और जंग और फ्रॉइड को मैंने किया है। नेचर्स और पर्पस ऑफ लिबिडो। लिबिडो का मतलब आपको पता है ना, सेक्सुअली ग्रेटिफाई होना। सो अ जनरलाइज सोर्स ऑफ साइकिक एनर्जी मोटिवेटिंग अ रेंज ऑफ बिहेवियर। तो ये कहता है ये मोटिवेट करती है हमें बिहेवियर की तरफ, जबकि ये कहता है दिस इज स्पेसिफिक टू सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन ओनली, है ना। देखो यहाँ सेक्स की बात हो रही है, यहाँ वो कह रहा है कि इट इज अ साइकिक एनर्जी मोटिवेशन फॉर अ बिहेवियर
जबकि यहाँ अगर अनकॉन्शियस की बात करें तो ये कहते हैं कि स्टोर हाउस ऑफ रिप्रेस्ड मेमोरी स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल्स ऑफ अवर एंसेस्ट्रल पास्ट, जबकि ये कहते हैं कि रिप्रेस्ड डिजायर स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल। तो यहाँ इंडिविजुअल की बात हो रही है, यहाँ कलेक्टिव की बात हो रही है। कॉज ऑफ बिहेवियर पास्ट एक्सपीरियंस इन एडिशन टू फ्यूचर एस्पिरेशन, तो यहाँ पे कॉज ऑफ बिहेवियर क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस। तो पास्ट एक्सपीरियंस पार्टिकुलरली इन चाइल्डहुड, और ये चाइल्डहुड की बात करते हैं। तो दिस इज अबाउट कार्ल जंग। अब इसके बाद अगर हम बात करें इंडिविजुअल साइकोलॉजी की, अगर हम बात करें इंडिविजुअल साइकोलॉजी की, तो ये दी थी अल्फ्रेड एडलर ने। इनका भी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। तो देखिए एनालिटिकल, ये तो एनालिटिकल की बात तो हो गई। थ्योरी ऑफ माइंड दैट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नीड्स फॉर ईच इंडिविजुअल बाय ब्रिंगिंग टुगेदर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस with then recognition for the role played by a broader thoughts and experience. Analytical psychology hopes to work toward an integral human consciousness. अगर हम थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की बात करें, emphasizing the drive to overcome feelings of inferiority by compensation and need to achieve the personal goals that have value for society. अल्फ्रेड एडलर ने बात ही दो की थी, inferiority और superiority की। उन्होंने कहा कि every human being wants to be superior, और कहीं ना कहीं वो inferior होता है, that's why we want to do this। तो इन्होंने as an individual बात करी। तो this is about individual psychology, ठीक है। और एक और उन्होंने वर्ड दिया है, आई थिंक ट्रांसफर न्यूरोसिस इज देयर। सो एक और देख लेते हैं, व्हाट इज देयर। सो ट्रांसफर न्यूरोसिस कॉरस्पॉन्डिंग अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन ईगो एंड इड, ये एक्चुअली फ्रॉइड ने दिया है। तो ट्रांसफर न्यूरोसिस क्या होता है, ये कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, विवाद है, ये करूँ या वो करूँ। तो वो कहता है अभी तक तो हमने जितने भी कन्फ्लिक्ट की बात की है, अगर फ्रॉइड के कंटेक्स्ट में बात करें तो सुपर ईगो और इड के बारे में की है, ठीक है। लेकिन अब वो कहता है अगर ईगो और इड के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसे बोलते हैं ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग बिटवीन द ईगो एंड द सुपर ईगो, ठीक है। तो अगर हम ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस की बात करें तो दैट इज, देखिए ध्यान से याद रखिएगा, ट्रांसफर अगर न्यूरोसिस की बात करें तो ईगो और इड की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं नार्सिस्टिक का मतलब होता है सेल्फ लव, ठीक है। न्यूरोसिस की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट न्यूरोसिस देन वी टॉकिंग अबाउट द ईगो एंड सुपर ईगो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। एंड साइकोसिस इज द बिटवीन ईगो एंड अदर वर्ल्ड, और अगर खाली साइकोसिस की बात करें तो वो किसके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, ईगो और अदर वर्ल्ड। इतना आप याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर न्यूरोसिस इज बिटवीन कन्फ्लिक्ट बिटवीन ईगो एंड इड, नार्सिसिस्ट न्यूरोसिस बिटवीन ईगो एंड सुपर ईगो, एंड साइकोसिस इज टू द बिटवीन ईगो एंड द आउटर वर्ल्ड। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन देन, ठीक है। अब बेसिस पे करते हैं। तो इतना हमें समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम बात करें एनालिटिकल साइकोलॉजी और कार्ल जंग की, अभी मैंने उसमें आपको आर्केटाइप्स पढ़ाए, 4 आर्केटाइप्स थे, सेल्फ, शेडो, एनिमा, एनिमस एंड पर्सोना। तो पी का 4 हो गया। अब पी का 4 से 2 ऑप्शन है तो बाकी 2 तो डिलीट हो गए। फिर बात करते हैं इंडिविजुअल साइकोलॉजी की, जिसमें अल्फ्रेड एडलर की बात हुई और इन्होंने क्या बात की, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के पास क्या होगा, विल टू पावर, सो द क्यू विल बी 3, ओके। And next is humanistic psychology, you know this is given by Abraham Maslow, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात होती है, या फिर दैट इज कार्ल रोजर्स, ठीक है, जिन्होंने अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात की है। तो अगर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात करें तो इट टॉक अबाउट द पीक एक्सपीरियंस, क्योंकि पीक एक्सपीरियंस का मतलब ही क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यस। सो दिस इज अबाउट, तो वी विल से कि भाई आर जो है वो 1 हो गया। और फिर लास्ट बचा साइको एनालिसिस, और सारे अभी आपको मैंने ट्रांसफर न्यूरोसिस बताया कि ट्रांसफर न्यूरोसिस इज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ईगो एंड इड। और अगर हम नार्सिस्टिक कन्फ्लिक्ट की बात करें न्यूरोसिस की, तो वो बात होगी ईगो और सुपर ईगो में। और अगर हम खाली साइकोसिस की बात करें तो हम बात करेंगे ईगो एंड आउटर वर्ल्ड की। सो दिस इज द आंसर, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, यहाँ पे एक थायराइड के बारे में बताया। थायराइड ग्लैंड आपको पता होगा ये नेक में होता है, यस, ठीक है। सो ओवर सिक्रेशन लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज ग्रेव डिजीज। अगर यहाँ से सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, हार्मोन्स का, तो इससे एक डिसीज होता है जिसे बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज। और ग्रेव डिसीज के करेक्टरिस्टिक बता रहा है कि एक्सक्लेरेटेड मेटाबॉलिक प्रोसेस, जिसकी वजह से हमें पता है कि हमारा जो ये थायराइड ग्लैंड है ये मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो कह रहा है कि जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है एक्सक्लेरेट हो जाएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो जब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, विद ग्रेव डिसीज योर इम्यून सिस्टम अटैक्स योर थायराइड ग्लैंड। तो वो कह रहा है कि इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है, थ्रू योर
थायराइड ग्लैंड कॉजिंग इट टू मेक मोर थायराइड हार्मोन, जिसकी वजह से और ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स बनते हैं जितनी आपकी बॉडी को नीड होती है उससे ज़्यादा। एज ए रिजल्ट मैनी ऑफ ए बॉडी फंक्शन स्पीड अप, जिसकी वजह से आपके बॉडी फंक्शन स्पीड अप हो जाते हैं। एंड द थायराइड इज स्मॉल ग्लैंड इन योर नेक दैट मेक्स थायराइड हार्मोन्स। तो दिस इज अबाउट, तो आप ही देख पा रहे होंगे कि हाँ वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है। तो दिस इज अबाउट, तो ये दोनों स्टेटमेंट वैसे तो ठीक है बट कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज व्हेन सेल्फ कंट्रोल रिप्लेस पेरेंटल कंट्रोल। ठीक है, तो आप जानते ही हैं फ्रॉइड ने आपको 3 चीज़ें दी थी, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की बात करें तो इड, ईगो एंड सुपर ईगो। आप ही सोचो, इड आपको बाय बर्थ मिलता है, ठीक है, यानी आपको जो करना है वो करोगे। ईगो आपका एट द एज ऑफ 3 डेवलप होता है एंड दिस इज मीडिएटर बिटवीन द ईगो एंड इड एंड सुपर ईगो। एंड सुपर ईगो डेवलप बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, पेरेंट्स, तो जो भी मोरल वैल्यूज है जो हमें एनवायरमेंट से मिलती है। तो वो यही कह रहा है कि आपका जो सेल्फ कंट्रोल है वो किस में चेंज हो रहा है, पेरेंटल कंट्रोल में। तो किसकी बात हो रही होगी, सुपर ईगो। अब यहाँ पे आप ही बताइए ना, आइडेंटिटी, अचीवमेंट, डिफ्यूजन की बात तो हो नहीं रही होगी, है ना, और ईगो तो मीडिएटर का पार्ट करता है, तो यहाँ पेरेंटल कंट्रोल की बात तो है नहीं है, तो सेल्फ कंट्रोल की बात हो गई ईगो में। सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, द सुपर ईगो इज द component of personality composed of our internalized ideals that we have acquired from our parents and society, and the superego works on suppress the urges of the id and tries to make the ego behave morally rather than realistically. So answer will be superego। हालांकि इसका आइडेंटिटी, अचीवमेंट और आइडेंटिटी डिफ्यूजन में एक दिखाती हूँ, जेम्स मार्सिया करके एक आएगा आगे, मैं आगे दिखाऊंगी ये ना, डिफ्यूजन और अचीवमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस। एक ना जेम्स मार्सिया ने थ्योरी दी थी जो एक क्वेश्चन है आगे इससे रिलेटेड, तो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये था आई थिंक व्हाट वाज द 56 57। सो इन अ रिपीटेड मेजर अनोवा विथ 20 सब्जेक्ट्स, कितने सब्जेक्ट्स है 20, अरे यार यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स हैं, 20 सब्जेक्ट्स हैं। ईच सब्जेक्ट इज टेस्टेड अंडर ऑल 3 एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रो और कॉलम दिए हुए हैं, तो अगर, और फिर आगे बात कर रहा है द कंडीशन एक्स सब्जेक्ट्स वेरिएंस also use an estimate of error variance would be based on which of the following of degree of freedom। तो सिंपल सी बात है, DF निकालना है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, R-1 and C-1। R means row and C means column, तो if we get it, so 20 minus 1 and C कितना है हमारा 3 minus 1, and if you minus this, so 19 into 2 will get 38, तो answer will be C 38। okay, next is question number 58 है आई थिंक, और इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर से लगाना है। और आपको मैथ्स आती हो तो आपको पता होगा कि पॉइंट में जो नंबर छोटा दिखता है वो एक्चुअली बड़ा होता है। तो 0.4 देन 0.5 देन 0.8 देन 0.9। सो ऑन द बेसिस ऑफ आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो, हाइप्नोगोगिक इमेजेस ऑकर ड्यूरिंग ड्रॉजी स्टेट। ड्रॉजी मतलब जब थोड़ा सा ड्रॉजी, मतलब लाइक नशे वाली हालत में, नॉट नशे वाली, लाइक समथिंग यू लाइक ना चक्कर काइंड ऑफ आ रहे हो, तो बिटवीन डैश वेयर इज हाइप्नो पॉम्पिक इमेजेस ऑकर बिटवीन एंड। तो पहले देखिए ये हाइप्नोगोगिक इमेज होती क्या है, तो ये ना एक ड्रीम लाइक इमेज होती है जिसमें विविड एंड रिजेंबलिंग हेलुसिनेशन जैसा होता है, और इसमें ना स्लीप पैरालाइज होते हैं, जनरली अकम्पनीड विद स्लीप पैरालाइज एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन इन ट्रांजिट स्टेट ऑफ वेकफुलनेस टू स्लीप। तो यहीं पे ये आंसर है, वेकफुलनेस टू स्लीप। और अगर आप इसके बेसिस पे आंसर देखेंगे तो यहाँ देखिए वॉकिंग स्लीपिंग वॉकिंग स्लीपिंग स्लीपिंग वॉकिंग वॉकिंग स्लीपिंग, ठीक है, एंड देन वॉकिंग स्लीपिंग स्लीपिंग वॉकिंग। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर है वी, क्योंकि पहले ये स्लीप स्टेज में जा रहा है, स्लीप पैरालिसिस, फिर ये वॉक कर रहा है, एंड अगेन वॉकफुलनेस, एंड फिर से वो लास्ट में स्लीप में जा रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 60, लर्निंग इज नॉलेज एक्विजिशन थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, हु अमंग द फॉलोइंग व्हाट्स अ यू। देखिए जब लर्निंग की बात हो रही है, पहले तो हम ये ढूंढ लेते हैं कि कौन कौन से लोग हैं बिहेवियरिज्म के। तो हम टॉलमैन की बात कर सकते हैं, यस, और एल्बर्ट बंडूरा की बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट 2। डॉलर्ड मिलर यहाँ नहीं आएंगे, माइकल पॉसनर नहीं आएंगे। तो अगर हम एल्बर्ट बंडूरा की बात करें तो हमें पता है इन्होंने जो बताया था कि भाई देखकर जो इन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात की थी, और यहाँ पे यही बोल रहा है कि लर्निंग इज नॉलेज एक्विजिशन थ्रू कॉग्निटिव प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपका कॉग्निटिव प्रोसेस हो रहा है, तो ये किसने व्यू दिया था, तो आंसर विल बी एल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट है और यहाँ कुछ थियोरेटिकल मॉडल हैं। पहले मैं सारे मॉडल्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट मॉडल। तो यहाँ पे जो 3 मॉडल्स हैं, ठीक है, जो एसोसिएट होते हैं
सिलेक्टिव अटेंशन पे। तो हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, दीज ऑल मॉडल आर बेस्ड ऑन सिलेक्टिव अटेंशन। जब हम प्रोसेसिंग मॉडल पढ़ते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि पहले हम पढ़ते हैं सेंसरी मेमोरी, फिर हम सिलेक्टिव अटेंशन पे करते हैं उस पर, देन वी गॉट एसटीएम, और एसटीएम को हम जब रिवर्स करते हैं एलोबरेटिव में तो हमारा एलटीएम में कन्वर्ट हो जाता है। इतना क्लियर है? तो अब यहाँ पे कुछ इन्होंने सिलेक्टिव अटेंशन से रिलेटेड थ्योरीज दी हैं। तो दीज आर द मॉडल्स ऑफ अटेंशन बाय ब्रॉडबैंड, ट्राइजमैन, ड्यूसच and Deussach. They are also referred to as bottleneck models of attention. तो इसे bottleneck model of attention भी कहते हैं because they explain how we cannot attain all sensory input at one time in a conscious level. क्योंकि इन सबका ये कहना है कि information तो environment में बहुत है, लेकिन जो bottleneck का मतलब है कि जितना वो पास होने देती है। तो इसी के बारे में बात करते हैं। मतलब हमारी कॉन्शियस लेवल पे सारी इन्फॉर्मेशन पास नहीं होती, जितनी पास होती है वही जो है सिलेक्टिव अटेंशन है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट, तो पहले हम इनके सब के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल ऑफ अटेंशन दिया है। अगर आप ये देख रहे हैं, पहले ए और बी समझ लीजिए, अटेंडेड मैसेज और बी का मतलब है अनअटेंडेड मैसेज। इतना समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ सेंसरी मेमोरी है, जो मैंने आपको प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन में भी बताया, यहाँ से दोनों गई। फिर यहाँ सिलेक्टिव फिल्टर है, यहाँ भी दोनों पहुँची। लेकिन इस सिलेक्टिव फिल्टर में क्या हुआ, जो अनअटेंडेड मैसेज थे वो ब्लॉक्ड हो गए और खाली कौन से गए, अटेंडेड मैसेज। ठीक है, अब ये बॉटलनेक हो गया, यानी अनअटेंडेड बाहर रहेगा और बॉटलनेक अंदर आ गया। अब जब इसका लेवल प्रोसेस हुआ हाई लेवल, तो ये किसमें चेंज हो गई, वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का मतलब क्या होता है, एसटीएम। इतना समझ में आया? तो ये ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल ऑफ अटेंशन है। तो ये कहता है कि अ वर्जन ऑफ द फिल्टर थ्योरी ऑफ अटेंशन प्रपोजिंग दैट अनअटेंडेड मैसेज आर एटीन्यूटेड। एटीन्यूटेड मतलब वो वीकली प्रोसेस होते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि वो इंटायरली ब्लॉक्ड हो जाते हैं फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग। अगर उनको दोबारा किया जाए तो वो फिर से हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि एज कम्पेयर, जो अटेंडेड मैसेज होते हैं ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू दिस नॉन अटेंडेड मैसेज, है ना। तो ये प्रोसेस वीकली होते हैं जो नॉन अटेंडेड, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड। अब बात करते हैं फिल्टर एटीन्यूशन थ्योरी वॉज डेवलप बाय ट्राइसमैन एंड बाय मॉडिफाइंग ब्रॉडबैंड थ्योरी। तो ये ब्रॉडबैंड थ्योरी को ट्राइसमैन ने मॉडिफाई करा और इन्होंने इसको मॉडिफाई करा, और इस थ्योरी का कहना था कि स्टिमुली नॉट गेटिंग एक्सेस टू द सिलेक्टिव फिल्टर एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम आर नॉट कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये नहीं कि ये पास नहीं हो रहा, इट मीन्स ये नहीं कि प्रॉपर ब्लॉक्ड हो गए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉक्ड हो गई। द फिल्टर ओनली वीकन्स देयर स्ट्रेंथ। ओनली फिल्टर क्या कर रहा है, एज कंपेयर, क्योंकि इसकी पावर एज कंपेयर ज़्यादा है ना, डोमिनेंस वाली बात हो रही है, तो इसकी पावर ज़्यादा है अटेंडेड वाले की, इसलिए पास आउट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोसेस ही नहीं हुआ है, प्रोसेस हुआ है पर वो वीक है एज कंपेयर। दिस इज समझ में आया? तो दिस इज अबाउट, है ना। वो कह रहा है यहाँ पे एंटायरली ब्लॉक फ्रॉम फर्दर प्रोसेस, जबकि वो कह रहा है कि वीकेंड है, इसलिए अभी जो है वो हुआ है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही ब्लॉक्ड हो गया और खत्म हो गया है। अब बात करते हैं लेट सिलेक्शन थ्योरी। तो इसमें क्या करता है कि जो सेंसरी लिमिट्स होती हैं, ऑल स्टिमुले बोथ अटेंडेड एंड अनअटेंडेड आर प्रोसेस टू द सेम डीप लेवल ऑफ एनालिसिस। ये कहता है कि दोनों सेम लेवल पे प्रोसेस हो रही हैं until stimulus identification occurs, subsequently only the most important stimuli are selected for further processing। वो कहता है एक्चुअली देखो साइमल्टेनियसली हो रही है ना, वो कह रहा हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि सब्सिक्वेंटली क्या हो रहा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुल है वो आगे पास आउट हो रहे हैं और जो अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रुके हुए हैं। दिस इज अबाउट सिलेक्टिव अटेंशन और यही इस थ्योरी में बताया गया है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट, एक बार मैं और देख लेती हूँ इसका कुछ और, बस ये, हाँ, तो इसका आप देख लेते हैं। तो ब्रॉडबैंड की अभी हमने बात करी, सबसे पहले हमने क्या बात करी, फिल्टर मॉडल की। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड को वी कैन मैच विद द फिल्टर मॉडल, यस। सो दिस इज अबाउट पी। उसके बाद फिर हमने क्या करी, ड्यूसच एंड ड्यूसच, ये इधर की साइड आएगा। तो इन्होंने किसकी बात की है, इन्होंने बात की है लेट सिलेक्शन की, क्योंकि ट्राइसमैन ने तो वो किया था, उसका एटीन्यूशन वाला मॉडल दिया था, इन्होंने मॉडिफाई किया था। तो R will be 2 एंड R will be 2 एंड Q will be 1, एंड ये कहनमैन ने दी है कैपेसिटी मॉडल, यानी मेमोरी कितना होल्ड कर सकती है। तो अगर तीन हम अटेंशन थ्योरी की बात करें तो दैट इज लेट सिलेक्शन मॉडल, एटीन्यूशन मॉडल, ठीक है, एंड फिल्टर मॉडल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑन द बेसिस ऑफ आंसर विल बी बी। ठीक है, थ्योरीज को समझ लेंगे तो इजी हो जाएगा आगे के लिए। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल सेल्फ रेगुलेशन इज कॉल्ड, व्हाट इज दैट? ये पियाजे का कॉन्सेप्ट है। पियाजे ने कॉन्सेप्ट दिया था कि दो वर्ड दिए थे, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। जब इनको आप करते हैं तो आप इक्विलिब्रेशन पे पहुंच जाते हैं, ये वो बोलते हैं। अब व्हाट इज एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, जो इन्होंने यहाँ पार्ट में भी दिया हुआ है। तो एसिमिलेशन का मतलब है व्हेन यू आर होल्डिंग अ न्यू इन्फॉर्मेशन, एंड व्हाट इज अकोमोडेशन, व्हेन यू आर मॉडिफाइंग
modifying your previous information, दैट इज अबाउट द इक्विलिब्रेशन। और जब दोनों का बैलेंस हो जाता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ आंसर इज ए। लेकिन मैं इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो एक बच्चा है, उसने एक डॉग देखा पहली बार, तो उसके फादर ने कहा दिस इज अ डॉग, ओके, तो उसने उस डॉग को पहचान लिया, दिस इज अ डॉग, और नेक्स्ट टाइम अगर वो डॉग देखेगा तो वो पहचान लेगा। लेकिन सारे डॉग तो एक जैसे नहीं देखे। ये देखिए, जो भी इसने न्यू इन्फॉर्मेशन ली, उसने एक नया चीज़ ऐड किया, इसे बोलेंगे एसेमिलेशन। लेकिन जब उसने दोबारा कोई डॉग देखा जो उस जैसे डॉग के साथ नहीं दिखता था, ठीक है, तो उसके अब उसने मॉडिफाई करने की कोशिश की कि भाई सारे डॉग ऐसे नहीं दिखते, या 4 पैर या पूंछ वाले लोग सिर्फ डॉग नहीं होते, कैट भी होती है। अब यहाँ पे उसने प्रीवियस इन्फॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन किया, इसे बोलेंगे अकोमोडेशन। और जब इन दोनों को समझ में आ जाए, इन दोनों का बैलेंस हो जाए, तो उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है गिलफर्ड ऑफ स्ट्रक्चर मॉडल का, और वो कह रहे हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी किस में आएगा। आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल में 3 चीज़ें होती है, ऑपरेशन, कंट्रोल एंड प्रोडक्ट, यस। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 5 × 6, तो वी गॉट 120 फैक्टर्स, यस। अब यहाँ पे देखो, ये ऑपरेशन दिया हुआ है, ये कंटेंट दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, यस। तो ये सबके पार्ट्स हैं। अगर ऑपरेशन में आप देखोगे इवैल्यूएशन, डाइवर्जन, कन्वर्जन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, कॉग्निशन, तो यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आपकी क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी इज पार्ट ऑफ द डाइवर्जेंट। क्रिएटिविटी को डाइवर्जेंट थिंकिंग ही कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिएटिविटी। तो किसका पार्ट है वो? ऑपरेशन का पार्ट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आंसर ओनली 1, तो ये इसके हिसाब से ये हो गया, क्योंकि ना तो वो कंटेंट में कहीं दिख रहा है और ना ही प्रोडक्ट में। ओके, let's go to the next question. Question number 64, any activities can be reinforced if a contingency schedule transmit an animal access to that activity, this is known as। देखिए, इसका आंसर वैसे जो है डिसइक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस है, पर मैं आपको सारे मीनिंग बताना चाहती हूँ। इंस्टिंक्चुअल ड्रिफ्ट क्या होता है? एक ऐसा एनिमल ड्रिफ्ट जो बैक जाता है टू इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर वाइल परफॉर्मिंग टास्क। फॉर एग्जाम्पल, एक पिग है, उसको आपने सिखाया एक गड्ढे में कॉइन्स को डालना, like a piggy bank, okay, but will push the coins through the mud and flip it around on its way। लेकिन उसकी वो क्या कहेगी, या डॉग है, उसने गड्ढे में डाला, बट उसकी जो इंस्टिंक्टल, जो उसकी ड्रिफ्ट है खुद की एज अ एनिमल, एज अ स्पीसीज, तो वो क्या करेगा, थ्रो द मड एंड फ्लिप इट अराउंड इट्स वे। तो वो उसको ऐसे ऐसे करके उसको फिल करने लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो वो कह रहा है कि एनिमल इंस्टिंक्ट जो होती है वो उसके अपोजिट जाएगी, क्योंकि ये तो एनिमल इंस्टिंक्ट हो गई है ना। कुछ आपकी एज अ स्पीसीज आपकी कुछ हरकतें होती हैं, जैसे डॉग को सूंघना बहुत वो होता है, उसका बहुत हाई पावर होता है, अब उसको आप चाह के भी अनलर्न कराना चाहो वो हो ही नहीं सकता। तो वो कह रहा है कि आपके अपोजिट जाएगी वो, मतलब आप कितना भी उसको लर्न करा ले, कितना भी उसको रीइंफोर्स कर ले कंटीजेंसी लेवल में, लेकिन वो उसकी जो इंस्टिंक्ट है उसके अगर वो होगी तो वो उसके अपोजिट चली जाएगी, वो फिर उसको नहीं सीख पाएगा। तो फिर आपकी बात कर रहे हैं कॉन्करेंट शेड्यूल रीइंफोर्समेंट असेसमेंट की। व्हाट डज इट मीन? वो कहता है कि कंपेयर द इफेक्ट्स ऑफ 2 स्टिमुली टू डिटरमाइन विच विल प्रोड्यूस द मोर डिजायरेबल इफेक्ट इन रिस्पॉन्डिंग और बिहेवियर रिडक्शन व्हेन प्रेजेंटेड एज अ कॉन्सिक्वेंस। तो वो कह रहा है कि आपने 2 स्टिमुली प्रेजेंट किए और आपने देखा कि इन दोनों स्टिमुलस में से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है रिस्पॉन्ड और बिहेवियर के लिए, ठीक है, जब आपको बिहेवियर रिडक्शन करना है व्हेन प्रेजेंटिंग एज अ कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, तो यानी कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव स्टिमुल है बिहेवियर करवाने के लिए। तो दैट इज अबाउट कॉन्करेंट। और कॉन्करेंट का मतलब ये होता है रिलेशन फाइंडिंग, तो 2 वेरिएबल्स में रिलेशन मिल रहा है। तो ये बात यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। फिर बात कर रहे हैं प्रेमिक प्रिंसिपल। ये भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि एक चीज़ किसी के लिए हो सकता है वो एबिलिटी पे टाइम करता है कि वो किसी के लिए जो है रीइंफोर्समेंट का काम कर सकती है और किसी के लिए नहीं कर सकती है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट, द आंसर विल बी डिसइक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस। यानी दोनों में जो एनिमल का इंस्टिंक्ट है और जो आपने उसको कंटीजेंसी रिवॉर्ड दिया, शेड्यूल आपको लर्न कराया, उन दोनों के बीच में डिसइक्विलिब्रियम है, दैट इज कॉल्ड बी। नेक्स्ट, गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 65।
यहाँ पे इन्होंने बात करी है टोकन इकोनॉमी एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, ये कौन से लर्निंग प्रिंसिपल का है। देखिए पहली बात, ये सब बात होती है जितने भी ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात होती है और जितनी भी जो आपको रीइंफोर्समेंट की बात करे, पनिशमेंट की बात करे, तो उसमें जनरली बात होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग की। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन ईजिली से कि भाई ये एक तो जब कंडीशनिंग की बात हो रही है और इट इज़ समथिंग पॉजिटिव, तो इट इज़ अबाउट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और ये कंटीजेंसी है ना, दैट इज कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये कंटिन्यू है। तो व्हाट इज द कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग? इज अ टाइप ऑफ इंटरवेंशन दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर और डिक्रीज अनडिजायरेबल बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड एंटर इनटू अ कंटीजेंशियल कॉन्ट्रैक्ट टू गेट द चाइल्ड ऑफ फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर टाइम, आफ्टर विच ही अर्न्स सम टीवी टाइम। तो कंटीजेंसी में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि पेरेंट ने कहा कि अगर जो है आप जो है अपना होमवर्क फिनिश कर लेते हैं डिनर टाइम से पहले, तो आपको उसके बाद जो है थोड़ा सा टीवी टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ एक म्यूचुअल कॉन्टैक्ट हो गया कंटीजेंसी लेवल पे, तो दैट इज अबाउट। तो टोकन इकोनॉमी जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्टेड और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। तो आंसर विल बी 2 and 3। क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में टोकन इकोनॉमी बात नहीं करता, तो दिस विल बी नॉट अ ऑप्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये 2 ऑप्शन तो डिलीट ही हो गए। फिर बात करें डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही, तो ये भी कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पे कुछ आपको असर्शन और रीजन दिए हैं। व्हेन आस्क्ड अबाउट द रिलीजियस बिलीफ, राम एक्सप्रेस आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट सी हाउ देयर कैन बी गॉड एंड येट टू सो मच इविल इन द वर्ल्ड। तो जब एक रिलीजियस बिलीफ की बात होती है, तो राम कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ कोई गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, क्योंकि गॉड अगर गॉड होता है तो फिर इतना बुराई क्यों है, मतलब इतना इवल क्यों है वर्ल्ड में। तो इसका रीजन वो देता है कि आइडेंटिटी फोरक्लोज इंडिविजुअल्स हैव कमिटेड देमसेल्फ टू वैल्यूज एंड गोल विदाउट एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स। तो अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी फोरक्लोज, ये दिया था जेम्स मर्सिया ने, और ये पहले भी क्वेश्चन आया था उसमें, आइडेंटिटी अचीव एंड ऑल। वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे नोट से, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, ठीक है। दिस इज गिवन बाय जेम्स मर्सिया। और इसमें क्या था कि अकॉर्डिंग टू मर्सिया द क्राइटेरिया फॉर अटेनमेंट ऑफ अ मैच्योर आइडेंटिटी आर बेस्ड ऑन द 2 एसेंशियल वेरिएबल्स। अगर आपको एक मैच्योर आइडेंटिटी चाहिए, उसके लिए 2 वेरिएबल्स आपको चाहिए। तो पहला कहता है, जिसको एरिक्सन ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था, तो पहला था क्राइसिस एक्सप्लोरेशन और दूसरा है कमिटमेंट, ठीक है। और इसी के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो उन्होंने दिखाया एक चार्ट कि इधर आपको लो कमिटमेंट दिखाया, इधर हाई कमिटमेंट, इधर लो क्राइसिस और एक्सप्लोरेशन और हाई क्लास। तो अगर देख रहे हो, अगर आपका कमिटमेंट लो है, क्राइसिस हाई लो है, तो आपकी आइडेंटिटी डिफ्यूज रहेगी, ठीक है। ना तो अभी आपकी कोई कमिटमेंट है और ना ही आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। दैट्स यू आर डूइंग नथिंग। यहाँ पे कमिटमेंट है, मतलब कुछ करना तो चाहती हूँ पर ये नहीं पता कि क्या करूँ, अभी क्राइसिस है। तो यहाँ पे बात हो रही है आइडेंटिटी 4 क्लॉज की। फिर बात कर रहे हैं लो कमिटमेंट हाई क्राइसिस, पता तो है करना क्या है पर कमिटमेंट जो है वो लो है, दैट इज कॉल्ड मोरेटोरियम। और यहाँ पे बात है कि जब आपकी कमिटमेंट भी हाई हो और हाई एक्सप्लोरेशन भी हो, उसे बोलेंगे आइडेंटिटी अचीव। और यहाँ पे जब आइडेंटिटी 4 क्लोज की बात कर रहे हो, तो दैट इज अबाउट, वो कुछ बात कर रहा है कि आपकी कमिटमेंट हाई है बट आपकी क्राइसिस जो है, एक्सप्लोरेशन जो है वो लो है। तो देख रहे हो, पहले ये स्टेटमेंट दोनों में कोई कनेक्शन नहीं रखी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जब वो पहला वाला कह रहा है वो भी ठीक है, एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ठीक कि इंडिविजुअल हैव कमिटेड देमसेल्फ टू वैल्यू एंड गोल्स विदाउट एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव्स। वही मैंने दिखाया कि अभी कमिट जो क्राइसिस है वो लो है, एक्सप्लोरेशन वो जो है लो है, लेकिन कमिटमेंट हाई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पे आपके कुछ लर्निंग कॉन्सेप्ट्स हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन है। तो आपको पता है क्यू का मतलब होता है हिंट, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है समथिंग पॉजिटिव एडिंग, कुछ भी ऐड होना, कोई भी चीज़, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर देख लेते हैं। तो रीइंफोर्समेंट, द लर्नर मस्ट वांट समथिंग, यस, तो आंसर विल बी पी, ठीक है। अब बात करते हैं क्यू की, द लर्नर मस्ट डू समथिंग, दिस इज कॉल्ड, सॉरी ये नहीं है, क्यू पी से ही करते हैं। पी जो है द लर्नर, ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं दोबारा से बता देती हूँ। हाँ, ये तो मैंने बता दिया आपको, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब बात करते हैं पी की बात करें, ड्राइव, द लर्नर मस्ट वांट समथिंग, तो ये हो गई आपकी ड्राइव। फिर आप बात करते हैं क्यू, क्यू का मतलब क्या हो गया, द लर्नर मस्ट अटेंड समथिंग, तो दैट इज अबाउट क्यू। एंड रिस्पॉन्स का, द लर्नर मस्ट डू समथिंग, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। एंड रीइंफोर्समेंट, द लर्नर बिहेवियर मस्ट गेट हिम और हर समथिंग ही और शी वांट्स, तो दिस इज, तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 68,
यहाँ पे कुछ असर्शन है, चिल्ड्रन हैव रिमार्केबल एबिलिटी टू क्रिएट मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। एंड फिर कहता है रीजन प्रॉब्लम सॉल्विंग आर द वे ऑफ मैनिपुलेटिंग द आइडियाज। अब देखिए यहाँ पे आइडियाज की बात हो रही है और यहाँ लैंग्वेज की। स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट है बट कनेक्शन नहीं है, सो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स में एंड कॉर्डियट न्यूक्लियस में, हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड ऑन ओसीडी, इसका जो है आपका ओसीडी पे असर पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे बोलता है कि करंट एविडेंस सजेस्ट दैट इंक्रीज सेरोटोनिन एक्टिविटी, ठीक है, एज इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ सम ब्रेन स्ट्रक्चर टू सेरोटोनिन आर इन्वॉल्व इन ओसीडी। यस इट इज करेक्ट। देखिए मान के पहले समझिए, ओसीडी में कहीं ना कहीं डिप्रेशन सिम्टम्स होते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर डिप्रेस्ड इन ओसीडी। ठीक है, और जब डिप्रेशन की बात होती है तो उसमें किसके हार्मोन वो की बात होती है उसकी, तो दैट इज कॉल्ड सेरोटोनिन। ठीक है, तो सेरोटोनिन का रोल है और ये भी है। लेकिन हम पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने नोट से बता रही हूँ। पहले आप ऑब्सेशन समझिए। ऑब्सेशन एक थॉट होता है जो जिसमें र्यूमिनेशन होता रहता है। व्हाट इज र्यूमिनेशन? जो आपके दिमाग में बार बार वो थॉट आता रहे, दैट इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। आप चाह के भी उस थॉट को जो है खत्म नहीं कर पा रहे। एंड कंपल्शन, जब उस थॉट की एंजाइटी, जिस थॉट की वजह से आपकी एंजाइटी इंक्रीज हो रही है, जो एंजाइटी इंक्रीज, तो आप उस एंजाइटी को कम करने के लिए आप उस एक्ट को परफॉर्म करने लगो, उसे बोलेंगे कंपल्शन। बात समझ में आई? जब हम ओसीडी की बात करते हैं, इसे ओसीडी क्यों बोलते हैं? ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ऑब्सेशन मीन्स यू आर गेटिंग समथिंग थॉट, यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग। यस, तो वो कहते हैं ना कॉन्शियस अवेयरनेस, रिपीटेडली आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। one's own idea and impulse or image but is perceived as ego alien, foreign to one's personality and it is irrational and absorbed। ये बहुत ही irrational होता है और यहाँ पे insight present होता है। और यहाँ पे क्या होता है, वो रेसिस्ट करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं। फेलर टू रेसिस्ट एंड लीड्स टू मार्क डिस्ट्रेस। और क्योंकि इस थॉट को वो ख़त्म नहीं करना पाते तो उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? डिस्ट्रेस। और जब डिस्ट्रेस क्रिएट होता है तो उसको कम करने के लिए देन यू परफॉर्म दैट रिचुअल and that it becomes a compulsion। तो a form of behavior which usually follows obsession। ठीक है, तो insight is present and the patient realize that irrationally or compulsion। तो दिस इज कॉल्ड ओसीडी। वैसे ओसीडी के कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा डिस्क्राइब करती हूँ। ये तो कुछ बायोलॉजी और फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट, तो 4 तरह के होते हैं अगर आप क्लिनिकल उसका देखो। तो पहला होता है वॉशर, ठीक है, फिर होता है आपका चेकर्स, फिर होता है प्योर ऑब्सेशंस, और एक और होता है विच आई एम अनएबल टू सी यार, अब ये देख लो। तो वॉशर्स मतलब होता है जिसमें आप जो है कॉमनेस्ट टाइप होता है, इसमें ऑब्सेशन आता रहेंगे, कंटामिनेशन जनरली ये चीज़ों से होते हैं, जिसमें आपको रिपीटेडली आप चीज़ें धोते रहोगे और वो होता जाएगा। ठीक है, और फिर आपके बाद है चेकर्स। जैसे मान लो आपका अपना डोर का नॉब है, वो देख कर भी आ चुके कि बंद किया था या गैस जो है नीचे से बंद की थी, फिर भी आप बार बार चेक करोगे। और प्योर ऑब्सेशन जिसमें रिपीटेटिव इंट्रूसिव थॉट्स आएंगे, ठीक है, जो आपके कंपल्सिव एक्ट से कलेक्टेड होंगे। यहाँ जो थी, यहाँ रिचुअल्स परफॉर्म हो रहे थे, यहाँ पे भी हो रहे थे ऑब्सेशन एंड थॉट्स, बट ये क्या होता है यहाँ पे डिस्ट्रेस एसोसिएट हो जाता है विद द ऑब्सेशन इज डील यूजुअली टू काउंटर थॉट एंड सच इज काउंटेड नॉट बाय द बिहेवियर रिचुअल्स। ठीक है, तो ऑब्सेसिव रूमिनेशन व्हिच इज अ प्री ऑक्यूपेशन विद, तो प्योर ऑब्सेशन का मतलब यहाँ सिर्फ ऑब्सेशन होगा, कोई आप कंपल्शन नहीं कर रहे हो। ठीक है, और ये रेयर्स सिंड्रोम होता है जो जनरली क्लिनिकल बहुत ही सीवियर केसेस में फाइंड आउट कर पाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इफ यू फाइंड इट आउट द आंसर विल बी दैट इज कॉल्ड। तो आपको पता ही चल गया होगा दोनों ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दिस इज अबाउट, नाउ गो फॉर द नेक्स्ट 70। यहाँ कैटल्स ने कहा है कि एक वर्ड दिया अर्ज टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। इन्होंने कहा इन्हीं अर्ज की वजह से वह रिगार्डेड बाय कैटल एज अ स्टैटिक और सेकेंडरी यूनिट ऑफ पर्सनालिटी। तो देखिए कैटल ने 10 अर्ज दिए थे। क्या अर्ज थे? हंगर, सेक्स, ग्रेगेरियसनेस, पेरेंटल प्रोटेक्टिवनेस, क्यूरियोसिटी, स्केप यानी फियर, puginicity, accusativeness, self-assertion and narcissistic sex। तो ये sometimes include social objects and are acquired through the learning which serves as sub goals on the way of final urgic goals। तो ये इन्होंने दिया है, both the statement correct and the explanation is right। नेक्स्ट, एज रिलेटेड चेंजेस इन इंटेलिजेंस आर बेस्ट एक्सप्लेन बाय। तो ये कैटल ने और हॉरन ने कहा था कि हाँ भाई इंटेलिजेंस का एज से रिलेशन होता है। आपको पता भी है कैटल ने बोला था फ्लूइड इंटेलिजेंस इन क्रिस्टलाइज, और इन्होंने कहा था कि ये फैक्टर्स होते हैं ऑफ जनरल इंटेलिजेंस के। इट इज़ अ कैपेसिटी टू रीजन एंड सॉल्व नोबल प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट ऑफ एनी नॉलेज फ्रॉम द पास्ट। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? नए तरीके से सोचना।
ठीक है, नॉवल सॉल्यूशंस, इट इज़ द एबिलिटी टू एनालाइज नॉवल प्रॉब्लम, जबकि क्रिस्टलाइज इज द एबिलिटी टू यूज स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये लर्नड होती हैं, मतलब ये कल्चर से मिलती हैं। तो इट इज़ द वन ऑफ द लाइफ टाइम एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। तो ये इन्होंने बेस्ट एक्सप्लेन किया था कैटल्स ने, जेनसन ने लेवल 1 एंड लेवल 2 दिया था, स्टैनबर्ग ने आपको पता है ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, गिलफर्ड ने स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, विजिलेंस रेफर्स टू अ पर्सन अटेंडिंग टू अ फील्ड ऑफ स्टिमुलेशन ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो विजिलेंस ने एक पर्सन, विजिलेंस का रेफर्स होता है एक पर्सन अटेंडिंग टू अ फील्ड ऑफ स्टिमुलेशन over a prolonged period of time which the person seeks to detect the appearance of a particular target stimuli। तो यहाँ पे पर्सन क्या डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, appearance of a particular target stimuli। सो रीजन क्या दिया है कि सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी सजेस्ट दैट डिटेक्शन ऑफ स्टिमुली डिपेंड्स ऑन देयर फिजिकल एनर्जी एंड ऑन द इंटरनल फैक्टर्स। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनेशन, सो बी। 73, यहाँ पे कुछ थिंकिंग स्टाइल दी हैं और डेवलपमेंट, ये प्याजे की है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, पहले भी बहुत बार मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर हम सेंसरी मोटर की बात करें तो जाहिर सी बात है, दिस इज़ अबाउट, पहले यहाँ से करते हैं ईगोसेंट्रिक से। ईगोसेंट्रिक थॉट की बात करें तो प्री ऑपरेशनल में होती है, बच्चा सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करें तो दैट इज़ रिलेटेड टू सेंसरी मोटर, जो ऑब्जेक्ट है वही उसको सामने वही दिखेगा, अदरवाइज जो आंखों से दूर वो दिल से दूर टाइप का हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट वाली बात होगी तो वो फॉर्मल थॉट में आएगी, क्योंकि तभी सारे चीज़ें उसकी डेवलप होती है। और कंजर्वेशन में कॉन्क्रीट रिजर्वेटरी ऑपरेशनल, ऑन द बेसिस ऑफ आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 74, अगर आपके टेम्पोरल लोब को डैमेज हो जाए, समझते हैं ना लोब्स 4 होते हैं, तो यहाँ पे होता है फ्रंटल लोब, ठीक है, फिर आगे यहाँ पे होता है आपका पैराइटल लोब, यहाँ होता है ऑक्सीपिटल लोब, और ये होता है आपका टेम्पोरल लोब। दिस इज रिलेटेड टू योर ईयर्स, ओके, जनरली। तो आपसे इसकी साइकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस हो सकती है। और टेम्पोरल लोब जो होता है वो फॉर्म्स करता है, स्टोर करता है विजुअल एंड वर्बल मेमोरी को, एकदम करेक्ट। तो देखिए, राइट टेम्पोरल लोब जो डैमेज होता है दैट कॉज ऑफ अ लॉस ऑफ इनहिबिटिंग ऑफ टॉकिंग, क्योंकि यहाँ टेम्पोरल लोब में ही आपका लैंग्वेज फॉर्मेशन होता है, आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर। एंड द टेम्पोरल लोब्स आर हाईली एसोसिएटेड विद मेमोरी स्किल्स। अगर इसको डैमेज हो जाए, लीजन्स हो जाए, रिजल्ट इन इम्पेयर्ड मेमोरी और वर्बल मटीरियल। जबकि राइट साइड में अगर होता तो नॉन वर्बल मटीरियल सच एज म्यूजिक एंड ड्राइंग्स को होता। तो अगर अगर आप बात करें ब्लाइंडनेस की, तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन इज ट्रू। लास्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ डिफरेंस इन द इंटेलिजेंस स्कोर बिटवीन द फादर एंड सन एक्सप्लेन इन ग्रुप डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। तो वो कह रहा है कि साइज जो है इंटेलिजेंस का, अगर हम बात करें साइज डिफरेंस बात करें इंटेलिजेंस का, जो स्कोर आया है वो फादर और सन्स पे वो काफ़ी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्रुप डिफरेंस में। जबकि जेनसन का व्यू है कि जो सन्स, इसका रीज़न इन्होंने दिया है कि कह रहे हैं कि जेनसन का व्यू है कि द सन्स टेंड्स टू बी हायर और लोअर इंटेलिजेंस देन देयर फादर हु आर वेरी लो एंड हाई ऑन इंटेलिजेंस रेस्पेक्टिवली। तो कह रहा है कि हो सकता है इसका पॉजिटिव, तो आंसर विल बी ए। सो this paper is finished now. I will start the next paper in a new video. If you like this video, please like, share and subscribe. It will be very helpful for me. Please subscribe the channel. This is most important thing right now. Okay, thank you.